सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी प्रॉब्लम है मिनिमम कॉइन्स टू मेक अ वैल्यू। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स बताने जो एक वैल्यू को बना पाए। हमको इनपुट में गिवन होगा एक एरे, ठीक है, एन साइज़ का। इस एन साइज़ के एरे में कुछ वैल्यूज़ गिवन है। ये वैल्यूज़ हैं हमारे कॉइन की वैल्यू। ठीक है, एक कॉइन है जिसकी वैल्यू 25 है, एक कॉइन है जिसकी वैल्यू 10 है और एक कॉइन है जिसकी वैल्यू 5 है। हमारे पास में सम भी गिवन है और सब हमको 30 गिवन है। 30 का मतलब ये है कि मेरे को 25 को, 5 को और 10 को, ये जो कॉइन्स है मेरे पास में 3 कॉइन्स जिनकी वैल्यू ये है, इनको इस तरीके से यूज़ करना है कि मेरे पास में सम 30 बन जाए। एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम्पल आप लोग देख पाओगे कि मेरे पास में 5 को अगर मैं 6 टाइम्स तक करूँगा तो मेरे को 30 मिल जाएगा। अगर मैं 10 3 रुपये के 10 सॉरी 3 अगर मैं 10 रुपये के कॉइन को, रुपये नहीं 10 3 अगर मैं 10 के कॉइन को यूज़ करूँगा तो मेरे को 30 मिल जाएगा। फिर अगर मैं 10 + 10 5 + 5 करूँ तो भी मेरे को 30 मिल जाता है। तो इससे मेरे 4 कॉइन रिक्वायर्ड है। 25 + 5 करूँगा तो भी मेरे को 30 मिल जाएगा, पर उसमें बस मेरे 2 ही कॉइन रिक्वायर्ड होंगे। क्वेश्चन हमारे पास है मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स मेरे को बताने हैं जो कि सम बना पाए 30। तो मिनिमम कौन सा है? 6 4 3 2 का अगर मैं मिनिमम निकालूंगा तो मेरे को 2 मिलता है। तो इसलिए जो मेरा आउटपुट है वो मेरे पास में 2 है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो सोचते हैं। तो देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है रिकर्शन से। ठीक है, रिकर्शन से, और उसके बाद में हम लोग इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसको कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। तो पहले हम लोग लॉजिक देखते हैं, लॉजिक क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। थोड़ा पेज के बीच में चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले वैल्यू गिवन है 30, जिसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। अब इस 30 में से मैं 3 चीज़ों का माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, 3 चीज़ों का मैं माइनस कर सकता हूँ। और एक तो है हमारे पास में -25, दूसरी मेरे पास में -10, तीसरी मेरे पास में -5। यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा 5, यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा 20, यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा 25। ठीक है, ये देख लो 30 में से ये माइनस करके ये आता है। अब इतने लेवल में हमारे पास में 1 कॉइन यूज़ हो चुका है। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके आऊँ तो 1 कॉइन यूज़ हो चुका है। फिर उसके बाद में मेरे पास में 5 को मैं 3 तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है, फाइव को मैं 3 तरीक़ों से ब्रेक कर सकता हूँ। एक है कि मैं यहाँ पर कर दूँ माइनस -25 -10 -5। ठीक है, यहाँ से मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मेरे को एक ज़ीरो मिल जाएगा। ज़ीरो मिल गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में इस वाले 5 को यूज़ करूँगा मैं, और यहाँ पर जब मैं 25 के कॉइन को यूज़ करूँगा तो मेरे को 5 + 25 जो है, 5 + 25 जो है वो मेरे को 30 मिल जाएगा। तो मेरे को बेसिकली अब अगर मेरे को पता करना है कि मेरे पास में कॉइन्स कितने हैं, तो फिर एक तो इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पर बोल दूँगा कि भाई रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो कब करो? इफ़ वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन में लिख दूँगा, जब वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो रिटर्न ज़ीरो कर दो। रिटर्न ज़ीरो जब हो जाएगा तो मैं उसके बाद में क्या करूँगा कि ये वाला जो ज़ीरो है ये मेरे पास में यहाँ पर चला जाएगा, पर +1 हो करके। ठीक है, +1 होके जाएगा। और उसके बाद में जब ये 5 से 30 पर जाएगा, 5 से 30 पर जाएगा तो ये वापस से +1 हो जाएगा। यानी कि पहले तो ज़ीरो था मेरे पास में, पहले तो मैंने ज़ीरो रिटर्न किया,
ज़ीरो में ज़ीरो प्लस वन 1 हो गया। फिर अब 1 में 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इसका जो आंसर है मेरे पास में 2 आ गया इस वाली ब्रांच से। इस वाली ब्रांच से, इस वाली ब्रांच से, ठीक है। इस वाली ब्रांच से जाऊंगा तो मेरे को आंसर 2 मिलेगा। बट मेरे को एक ब्रांच से तो निकालना नहीं, मेरे को तो सारी ब्रांचेस को निकालना है और उसके बाद में मैं देखूँगा मिनिमम किस में से आ रहा है। तो इतना आ गया होगा आप लोगों को समझ में, ठीक है। ये सब तो आ गया होगा समझ में मैं क्या किया हुआ है। अब यहाँ से जहाँ से मेरे को नेगेटिव आंसर आ रहा है वहाँ से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, उन वाली चीज़ को मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। और जहाँ से मेरे को पॉजिटिव आंसर आ रहा है उसको तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और जहाँ से मेरे को ज़ीरो आ रहा है वो वाली चीज़ में तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ, ये इसको मिटा दिया, यहाँ पर इसको मिटा दिया, और यहाँ पर इसको भी मिटा दिया ताकि थोड़ी जगह बन जाए, ठीक है। जगह के लिए मिटाया। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे रिटर्न RETURN 0 किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा एक बार हम लोग 20 भी देख लेते हैं। 20 में क्या है कि ये 20 ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा और ऐसे टूटेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब मैं 20 को यहाँ पर पहले मैं कर देता हूँ -25, -10 कर देता हूँ, -5 कर देता हूँ। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे पास में एक आइट्रेटिव सॉल्यूशन होता है, अपने आइट्रेटिव सॉल्यूशन के अंदर मैं आई यूज़ करता हूँ, ठीक है। आई मतलब मेरा इंडेक्स, और मैं अपने एक रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर मैं एन यूज़ करता हूँ, या फिर यहाँ पे तो वैल्यू यूज़ हो रहा है तो वैल्यू यूज़ करता हूँ, या फिर जो भी है मेरे पास में सम, ऐसी चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। एन को, वैल्यू को, सम को। और आइटरेटिव सॉल्यूशन के अंदर मैं आई लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं ना फॉर इंट आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एन, मतलब जैसा भी है आई प्लस प्लस। तो आइटरेटिव सॉल्यूशन में हम लोग बेसिकली एक जनरल ट्रेंड है आई यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ऐसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है रिकर्सिव के अंदर, ठीक है। तो मेरे पास में क्योंकि एक एरे दिया हुआ था तो मैं एरे में से पहले एक बार 25 ले रहा हूँ, फिर 25 मतलब उस एरे का आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर उसके बाद में एक उस एरे का आई इज़ इक्वल्स टू 1, फिर उस एरे का आई इज़ इक्वल्स टू 2। अब देखो, मैं एक एरे के सारे इंडेक्सेस को आइटरेट कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को क्या रिक्वायर्ड होगा, एक फॉर लूप रिक्वायर्ड होगी। और ये सब मैं साइमल्टेनियसली नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आई इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि इस वाले को अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले रहा हूँ, यानी कि पहले मैंने इतना पूरा हिस्से को सॉल्व किया, इसने पूरे हिस्से को सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आया वो मैंने यहाँ पर बताया। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर गया, ये फिर जब फॉर लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन चली आई इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए, आई इज़ इक्वल्स टू 0 के बाद में, तो फिर ये वाला हिस्सा चलेगा, ये जो न्यू वाला है, ये वाला, ये चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा फिर आई इज़ इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, ठीक है। ओके, इतने में इतना समझ गए हुए, ये सब मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पर भी मैंने उसी तरीके से आई इज़ इक्वल्स टू 1 किया था, आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई इज़ इक्वल्स टू 1, आई इज़ इक्वल्स टू 2 किया था, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर अपनी फॉर लूप लगाई थी और सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट कर लिया, और अब मैं यहाँ, अब क्योंकि यहाँ पर सबका काम ख़त्म हो चुका है, देखो इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पर भी कुछ हो नहीं पाएगा, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है, और यहाँ पे तो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि यहाँ पे 0 मिल रहा है। अब इस वाले सब पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस वाली ब्रांच को हम लोग, तो इस वाली ब्रांच को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये वाली ब्रांच को, तो मैं 20 में से पहले 25 को अगर नेगेटिव कर दूँ,
सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिलने वाला है एक नेगेटिव नंबर जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं 20 में से 10 को माइनस करूँगा तो मेरे को मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर जो कि होगा 10। और अगर मैं 10 में से 5 को अगर मैं 20 में से 5 को हटा दूँ तो मेरे को मिलता है 15। अब आप देखो कि अगर मैं 10 में से और यहाँ पे 5 में से यहाँ पर मैं वापस से एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरी एक और सब प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मेरी एक सब प्रॉब्लम एक और स्टार्ट होगी। तो इस सब प्रॉब्लम में मेरे पास में आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। यहाँ पर भी आई इज इक्वल्स टू 0 के लिए, आई इक्वल टू 1 के लिए और आई इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। तो आई इज इक्वल्स टू 0 पे मेरे पास में यानी -25, यहाँ पर -10 -5, यहाँ पर भी -25 -10 -5, ठीक है। 15 में से ये करूँगा, नेगेटिव चीज़ मिल जाएगी मेरे को, नेगेटिव। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 5 मिला, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, मुझे कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा, ठीक है। फिर और यहाँ पर मेरा क्या है 10 में से मैं 25 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर नेगेटिव। 10 में से अगर मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 0, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 5। एक स्टेप और हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व। बाकी 2 स्टेप्स मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें से बस एक ही है जो हमको 0 देने वाला है और बाकी दोनों क्या देंगे हमको, नेगेटिव देंगे। एक 0 देगा, ये क्या है 10 है ना, एक 0 देगा, एक 5 देगा और एक नेगेटिव देगा। यहाँ पर मेरे पास में 5 है तो फिर एक 0 देगा, बाकी दोनों के दोनों नेगेटिव देंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 5 है तो फिर एक 0 बाकी दो नेगेटिव देंगे और एक ही हमको 0 देगा, ठीक है। ओके, तो जब हमको 0 मिल रहा है तो हम बोल दें रिटर्न कर दो 0 को। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिटर्न कर दो 0 को, ठीक है। और लास्ट वाला केस काफ़ी अच्छा है, लास्ट वाले केस को हम लोग देखते हैं अलग से साफ़ सुथरा लिख करके। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 लिखा है ना, तो मैं 10 का अलग से बना लेता हूँ। 10 में से आई इज इक्वल्स टू 0, आई इक्वल टू 1, आई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 25 को, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 10 को, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 5 को। फिर मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 0, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 5 का मैं दोबारा से 3 पार्ट्स में लेके सॉल्व करूँगा। नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, 0 मिल जाएगा। 0 मिलने पर मैं बोल दूँगा कि रिटर्न कर दो 0, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ की वैल्यू हो गई 0। अब जब इसकी वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, इसकी तो वैल्यू मैंने 0 कर दी बेस केस लगा करके। तो बेस केस क्या हो गया मेरा, बेस केस मेरे पास में क्या हो गया, इफ़ वैल्यू इक्वल टू 0 रिटर्न TURN 0, ठीक है, रिटर्न 0 कर दो। तो इस वाली चीज़ की वैल्यू जो है, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास में 0, ठीक है। जो मेरे पास में नेगेटिव है, नेगेटिव को मैं आने ही नहीं दूंगा कभी, क्योंकि मैं कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। जब नेगेटिव आएगा तो फिर वो कुछ उसको सॉल्व ही नहीं करेगा, कोई फिर कुछ आगे ही नहीं जाएगा। मैं कोई जब नेगेटिव आएगा ना तो फिर मैं कोई फंक्शन को कॉल ही नहीं करूँगा। व्हेन आई गेट नेगेटिव, व्हेन आई विल गेट अ नेगेटिव, when I will get negative, then I will apply condition। और वो कंडीशन क्या करेगी, prevent the function call,
कौन सा फंक्शन कॉल जिसमें ये नेगेटिव हो, ठीक है। ओके, और मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास में कौन कब कब फंक्शन कॉल हो, 0 पे, पॉजिटिव पे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर टूट सकते हैं और 0 जो है बहुत खुशी से हमको वापस से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 0, ठीक है, रिटर्न 0 कर देगा। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके अंदर का जो पैरामीटर है, जैसे कि मान लो थीटा पैरामीटर है, ठीक है, तो ये जो थीटा है बेसिकली मेरा अंदर का पैरामीटर, इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में हम इसे कैसे लिखेंगे कि जब मेरे पास में ये जो भी चीज़ है इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, उस वाले केस में मैं कोई फंक्शन को कॉल करूँगा, फंक्शन कॉल मैं बस उसी वाले केस में करूँगा आगे, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले केस हम लोग कैसे लिखेंगे, जो भी हमारे पास में उस टाइम वैल्यू चल रही होगी ना, उस टाइम जो भी वैल्यू चल रही होगी उस टाइम कॉइन, जो कि मेरे पास में एक एरे दिया हुआ है ना, इस एरे का नाम कॉइन है। मैंने क्या लिखा था, मैंने मेरे ख्याल से ARR लिखा हुआ है, इसको आप कॉइन मान लो, ठीक है, COINS, कॉइन्स, ठीक है, ये एरे। तो इसमें ये जो कॉइन्स मेरा एरे है, इसमें जब मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, मैंने आपको बताया दिया था कि मैं फॉर लूप क्यों लगा रहा हूँ, ताकि हर एलिमेंट को एक 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 करके आइटरेट कर लूँ। तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तभी मैं फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है ना, अदरवाइज़ मेरा नेगेटिव में गड़बड़ गड़बड़ कुछ हो जाएगा। तो मैं फंक्शन कॉल उसी वाले केस में करूँगा। ये वाली एक चीज़ आपको समझ में आ गई, बॉक्स में डालता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेस केस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न 0 कर दिया, रिटर्न इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये वाली चीज़ तो मेरी होने वाली नहीं थी, ठीक है, ये वाली जो चीज़ थी ये मेरी होने वाली नहीं थी, ये भी मेरी होने वाली नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है, तो ये होगा नहीं। उसी तरीके से मेरे पास में ये वाली चीज़ कभी कॉल ही नहीं होगी, ठीक है। उसी तरीके से मेरी ये वाली चीज़ कभी कॉल नहीं होगी, ये वाली चीज़ कभी कॉल नहीं होगी, ये वाली चीज़ कभी कॉल नहीं होगी, ये नहीं होगी कॉल, और यहाँ पे ये वाली चीज़ भी कभी कॉल नहीं होगी, ये वाली चीज़ भी कभी कॉल नहीं होगी, ये चीज़ भी कभी कॉल नहीं होगी, ये चीज़ भी कभी कॉल नहीं होगी, और ये वाली चीज़ भी कभी कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमारा टाइम बच गया, बेमतलब में हमको नेगेटिव नेगेटिव करने का कोई वो नहीं, मतलब हम लोग फालतू में नेगेटिव के लिए क्यों निकालें, कोई मतलब नहीं है ना नेगेटिव के लिए निकालने का। हम लोगों ने कंडीशन लगा दी कि भाई जब पॉजिटिव चल रहा हो या फिर मामला जब 0 के ऊपर हो तभी फंक्शन कॉल करो, अदरवाइज़ फंक्शन कॉल मत करो। अब यहाँ पर मेरे पास में एक 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में एक 0 वैल्यू आ रही है, ये वाला कलर 0 वैल्यू में मैं कर दे रहा हूँ भाई रिटर्न 0, तो ये वाले फंक्शन कॉल की वैल्यू हो गई 0, ठीक है, ये तो कभी चला ही नहीं था। और 5 की वैल्यू क्या होगी भाई, 5 की वैल्यू ये दोनों कभी चले ही नहीं, यहाँ की वैल्यू होगी 0। अब बताओ, अगर मेरे को 5 को 0 बनाना है, अगर मुझे 5 को 0 बनाना है तो मेरे को कितने कॉइन रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम एक रिक्वायर्ड हो गया, एक 5 रुपये का जो कॉइन होगा वो रिक्वायर्ड हो गया। अगर मेरे पास में 5 का लोन चल रहा है और मेरे को 5 रुपये के लोन को ख़त्म करना है तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो मेरे को एक कॉइन रिक्वायर्ड हो गया, कॉइन्स एक, इसको एक मिनिमम कॉइन चाहिए, बट यहाँ पे इसको कितने कॉइन चाहिए, 0 कॉइन चाहिए, ठीक है। अभी इस लेवल में बताओ, इस लेवल में, इस वाले लेवल में मिनिमम कॉइन्स हमारे पास में कितने आ रहे हैं, मिनिमम कॉइन्स कहाँ से आएंगे, मिनिमम कॉइन्स आएंगे यहाँ से, यहाँ से मिनिमम कॉइन्स आएंगे,
क्योंकि इसको बस 0 कॉइन चाहिए, लेकिन पर इसको 1 कॉइन चाहिए, ठीक है। तो फिर मेरे पास में एक इंट्यूशन आ गई कि भाई मेरे को कुछ करना पड़ेगा, कि मिनिमम निकालना पड़ेगा। मेरे को पहली वाली आइट्रेटिव वाली चीज़ का, पहले आइट्रेटिव सॉल्यूशन का, दूसरे वाले आइट्रेटिव सॉल्यूशन का और तीसरे वाले आइट्रेटिव सॉल्यूशन का मेरे को रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा। रिज़ल्ट क्या है कि कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड है वो निकालने पड़ेंगे, और उसके बाद में मेरे को इन तीनों के रिज़ल्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, और जो भी मिनिमम होगा वही मेरा ऊपर जाएगा, ऊपर यानी कि इसके पास में, ठीक है। तो फिर मेरे पास में पहले से तो कोई आंसर मिला नहीं था, ठीक है। पहले वाले से मुझे कोई आंसर मिला नहीं, दूसरे वाले से मेरे को आंसर मिला 0, और तीसरे वाले से मेरे को आंसर मिला 1। इन तीनों का मैंने मिनिमम निकाला तो मेरे को मिल गया 0, ठीक है। अब 0 बनाने के लिए, 10 को 0 बनाने के लिए कितने कॉइन चाहिए? 1 कॉइन चाहिए, ठीक है। 1 कॉइन चाहिए होगा। तो फिर मैंने क्या बोल दिया कि 0 में ये जो मतलब मिनिमम वैल्यू जो भी आएगी ना आपकी, उसमें आप +1 कर देना, +1 करके ऊपर भेज दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो भी आया आ गया मेरे पास में 0, 0 में मैंने +1 करके ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो मेरे को 10 बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 1 कॉइन। ये मेरे पास में आंसर है, मतलब मिनिमम। अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग और ज़्यादा ध्यान से सोचते हैं, ठीक है। कैसे ध्यान से सोचेंगे? हमें ये समझना होगा कि हम लोग इन सबको कंपेयर कैसे कर पाएंगे। मतलब सीधा सीधा तो मिनिमम लिख नहीं सकते, यहाँ पे इस तरीके से तो लिख नहीं सकते हम लोग। कोई है तरीका लिखने का? सोचिए, तरीका कोई नहीं है सीधा लिखने का। ऐसे हम लोग तब लिख सकते हैं जब हमको तीनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी दी हुई हो। ऐसे इकट्ठी दी हुई हो तो हम लोग सीधा लिख देते मिनिमम ऑफ n माइनस ये, n माइनस बी, n माइनस सी, ठीक है। तब हमारे पास में ऐसे आ जाता था। बट यहाँ वाले केस में हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक एरे दिया हुआ है, तीनों एलिमेंट्स इकट्ठा नहीं दिए हुए। तो हमको जब एक एरे दिया हुआ तो 1 बाय 1 करके तीनों को कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। एक एरे होता है, ये एक एरे मान लो 3 नंबर्स का एक एरे, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। इस एरे में से मेरे को मिनिमम निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं आपको तरीका बताता हूँ। इसको निकालने का तरीका ये है कि पहले तो मैं एक मिनिमम एक चीज़ डिक्लेयर कर लूँगा जिसका नाम जिसमें एक मैं इनफाइनाइट वैल्यू डाल दूँगा, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यू, फिर इनफाइनाइट वैल्यू को मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो कि चलेगी 0 1 2 है ना। तो फिर वो फॉर लूप चलेगी i इक्वल टू 0 से लेकर के i इज़ लेस देन 3 तक, ठीक है। i प्लस प्लस। और ये इसमें होगा क्या, यहाँ पे मैं हर बार min को कंपेयर करता जाऊँगा। min के साथ में min कॉमा, ये मान लो जैसे ARR है इस एरे का नाम, ठीक है। ARR i के साथ। तो लास्ट में जब मेरे पास में तो सबसे पहले मेरे पास में होगा क्या, सबसे पहले मेरे पास में इनफाइनाइट और 3 को कंपेयर करूँगा मैं। तो मेरे को मिनिमम मिल जाएगा इनफाइनाइट और 3 का 3, ठीक है। तो मेरी मिन की जो न्यू वैल्यू है वो 3 हो गई। फिर उसके बाद में मैं 3 को और 1 को कंपेयर करूँगा। 3 और 1 को कंपेयर करूँगा तो मेरे को नया मिनिमम मिल जाएगा 1, ठीक है। 3 और 1 को कंपेयर करके मेरे को नया मिनिमम 1 मिल गया। और मैं फिर बाद में 1 और 4 को कंपेयर करूँगा तो मेरे को नया मिनिमम अभी भी 1 ही रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो मेरे को जब मैं मिन की वैल्यू को प्रिंट करूँगा min मिन को, तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम निकालने का तरीका हो गया। अब यही मिनिमम को आपने क्या देखा, मैंने कितने पैरामीटर दिए थे, 2 ही पैरामीटर दिए, पर मैंने एक करके किया इनको कंपेयर। तो मैंने एक आइटरेटिव सॉल्यूशन में एक एरे का निकाल लिया मिनिमम। उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू होती नहीं है,
तो मैं यहाँ पे इंट मैक्स एक फंक्शन है उसका यूज़ करूँगा। ये हमको कंप्यूटर साइंस में C++ में मेरा मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एक इंटीजर की वो असाइन करके दे देगा। ठीक है, मैं -1 क्यों नहीं ले रहा हूँ? -1 में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को मिनिमम को कंपेयर करना है। और अगर मैं -1 ले लेता हूँ तो बताओ, -1 को जब मैं 3 के साथ में कंपेयर करूँगा तो क्या मिलेगा? -1। -1 को जब मैं 1 के साथ कंपेयर करूँगा तो क्या मिलेगा? -1। -1 को 4 के साथ -1। तो -1 मेरे को हमेशा गलत आंसर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ली है। ये आपको पता होगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो इंट मिनिमम लेते हैं, मिनिमम निकालनी हो तो इंट मैक्सिमम। ठीक है ना? ओके, तो ये वाली चीज़ को पहले आप अच्छे तरीके से समझ लो। मेरे को एक वेरिएबल लेना होगा, एक आइटरेटिव सॉल्यूशन को हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आइटरेटिव सॉल्यूशन में हम लोग एक मिनिमम लेंगे, वही वाला मिनिमम हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फिर उसको मिनिमम करके एरे के हर एक एलिमेंट से हर एक इंडेक्स के हर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं इसको अभी मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर जगह नहीं है तो, जगह वैसे कम है लेकिन पर ठीक है। तो अभी मैं ऊपर जाने के लिए 10 के पास में जाने के लिए क्या करूँगा, मैं एक इंटीजर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा रिज़ल्ट नाम का। उसको मैं दूंगा इनफाइनाइट वैल्यू। इनफाइनाइट से आप लोग समझ गए होगे ना, इंट मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं। इंट मैक्सिमम वैल्यू मैं एक वेरिएबल को दे दूंगा जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया था। उसी तरीके से मैं बाद में एक फॉर लूप मैंने यूज़ किया था जो कि हर इंडेक्स को आइटरेट कर रहा था। तो यहाँ पर भी मेरे पास में देखो एक फॉर लूप ऑलरेडी लगा हुआ ही है, जो पहले मेरे को एक बार 25 दे रहा है जो कि इंडेक्स 0 पर है, एक बार 10 दे रहा है जो कि इंडेक्स 1 पे है, और एक बार वैल्यू 5 दे रहा है जो कि इंडेक्स 2 पर है। ठीक है, तो मेरे को एक फॉर लूप तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मेरा ये वाला काम तो हो चुका है कंप्लीट, ये वाला काम हो चुका है कंप्लीट। ये मैंने बना दिया था रिज़ल्ट वेरिएबल, RES रिज़ल्ट, मिनिमम की जगह पे रिज़ल्ट नाम का बना दिया। फिर उसके बाद में मेरा एक फॉर लूप बनानी है। फॉर लूप बनाने का भी काम हो चुका है कंप्लीट क्योंकि वो मेरे पास में ऑलरेडी है। काम बचा क्या है मेरे पास में? काम मेरे पास में सिर्फ ये करना बचा है। ठीक है, सिर्फ ये काम करना बचा है। ये वाला काम भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें हमारे पास में क्या है, यहाँ पे रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा कॉइन आई, ये लिखना होगा क्योंकि हमारे पास में एरे कौन सा है, कॉइन नाम का है। और हम लोगों ने वो एरे कौन सा लिया हुआ है, सॉरी वेरिएबल कौन सा लिया हुआ है जिसको हम लोगों ने इंट मैक्स दिया हुआ है या फिर इनफाइनाइट वैल्यू दी हुई रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये करना है, ये लिखना होगा। अब ये वाली लाइन मैं कहाँ पे लिखूँगा, ये वाली चीज़ आपको समझनी होगी कोड के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं जब i=1 पे हूँगा, i=0 के लिए तो ये चलेगा ही नहीं, ये वाली आइट्रेशन होगी नहीं हमारे पास में, ये नेगेटिव वाली आइट्रेशन होगी नहीं। जब ये ज़ीरो वाली आइट्रेशन होगी तो इस ज़ीरो वाली आइट्रेशन के लिए मेरे पास में जो भी आंसर आएगा, उसको मैं बोलूँगा कि हाँ देखो ये मेरे पास में एक प्रॉब्लम है, ये मेरे पास में क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये क्या है, ये और ये क्या है, ये है सब प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम की सब प्रॉब्लम्स है, और ये है इन सब प्रॉब्लम, और ये क्या है, ये इन प्रॉब्लम की सब
सब प्रॉब्लम है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता पर मैंने बोल दिया ऐसे। ये सारी सब प्रॉब्लम है, ठीक है, सब प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है कि पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको ये चेक करना होगा कि जो आपका कॉइन है, जो आपकी जो वैल्यू है, वैल्यू जो आ रही है, ये वैल्यू, ये पहला काम होना चाहिए आपका कि जो आपकी वैल्यू है, इफ़ से लिखता हूँ, इफ़ वैल्यू माइनस कॉइन आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए कि भाई नेगेटिव नहीं आए, ठीक है, नेगेटिव नहीं आए। अगर नेगेटिव नहीं आ रहा तो ये वाली चीज़ को काट देते हैं। इन दोनों में देखना है, इन दोनों में देखना है। एक ज़ीरो दे रहा है, एक से मेरे को आउटपुट आ रहा है ज़ीरो, एक से मेरे को आउटपुट आ रहा है वन, एक से आउटपुट आ रहा है वन, एक से आउटपुट आ रहा है ज़ीरो, ठीक है। तो अब मेरे को अगली लाइन ये देखनी है कि भाई ये जो मेरी सब प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये जो मेरी सब प्रॉब्लम है, इस सब प्रॉब्लम का जो आंसर क्या है, जो भी आ रहा है मेरे पास में आंसर जो कि ज़ीरो आ रहा है, तो ये जो ज़ीरो आ रहा है मेरे पास में, इसको मैं कंपेयर कर लूँ, ठीक है, इसको मैं बोल दूँ सब प्रॉब्लम, सब रिज़ल्ट बोल दूँ, सब RES रिज़ल्ट, और इस सब रिज़ल्ट को, इस सब रिज़ल्ट को अपने रिज़ल्ट के साथ में कंपेयर कर दूँ, ठीक है, रिज़ल्ट के साथ में कंपेयर कर दूँ तो ज़ीरो और इनफाइनाइट का, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा सब रिज़ल्ट, ठीक है। तो पहले मेरे पास में क्या आ रहा है भाई, पहले मेरे पास में आ रहा है ज़ीरो, तो फिर मैं यही लिख देता हूँ, ज़ीरो लिख दिया, दूसरे कलर से लिखते हैं, ज़ीरो लिख दिया, अच्छा नहीं कलर, ये वाला कलर अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया, यहाँ पे तो इनफाइनाइट लिख दिया, सबसे पहले मेरे पास में इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिख दिया, फिर मेरे पास में यहाँ पे सब प्रॉब्लम का ये ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो लिख दिया, ज़ीरो और इनफाइनाइट का मैक्सिमम लूँगा मैं तो मेरे को क्या मिलेगा, रिज़ल्ट की वैल्यू ज़ीरो मिल जाएगी, सही है ना, बिल्कुल सही है। अब पर ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखो कि मेरे को इस ज़ीरो को ऊपर भेजना है, ठीक है, ज़ीरो को इस 10 के पास में भेजना है, तो फिर मेरे को एक कॉइन तो रिक्वायर्ड होगा ना, ये वाला, एक ये वाला कॉइन रिक्वायर्ड होगा, तो फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मैं सिर्फ ज़ीरो ना लिखूँ यहाँ पे सब सिर्फ सब रिज़ल्ट ना लिखूँ, सब रिज़ल्ट प्लस वन लिखूँ, सब रिज़ल्ट प्लस वन लिखूँ। ध्यान आपको ये रखना है कि आप वन को ऐसे करके ना लिखें, ठीक है, पहले आप लोगों ने मिनिमम निकाल लिया, फिर पहले आप लोगों ने इतने पार्ट को सॉल्व कर लिया और इतने पार्ट को सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आया आपने उसमें वन कर दिया, ऐसे आप लोग कृपया ना करें, आंसर गलत आएगा। गलत क्यों आएगा ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आपको कैसे लिखना है, सब रिज़ल्ट का लिखना है, सब रिज़ल्ट ऐसा जैसा मैंने लिखा है एक साथ। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी छोटा हो आपके सब रिज़ल्ट से, ठीक है, जब आपका जो रिज़ल्ट है वो छोटा है सब रिज़ल्ट से, उस केस में जो आपके पास में आंसर है मिनिमम करके वो रिज़ल्ट ही आना चाहिए था क्योंकि रिज़ल्ट छोटा है सब रिज़ल्ट से, लेकिन पर आपने उसको बेफालतू में बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड बाय वन कर दिया, क्योंकि ये बेफालतू में वन, कोई सेंस नहीं बनती उस बात की। जब आपने कोई कॉइन ही यूज़ नहीं किया हुआ है तो आपको वन से इंक्रीज़ क्यों करना है, नहीं करना है। यदि चीज़ की क्लैरिटी आपको और हो जाएगी, बार बार पीछे वीडियो करके मत देखना, आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसकी अगली आइट्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पहली आइट्रेशन हो गई थी, ये दूसरी आइट्रेशन हो गई थी और ये तीसरी आइट्रेशन।
जब हम लोग इसकी अगली आइट्रेशन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था, कि +1 हमें वहाँ पर क्यों नहीं करना है। हमको टोटल रिज़ल्ट में से, ये जो टोटल रिज़ल्ट है, इस टोटल रिज़ल्ट में से +1 क्यों नहीं करना है, हमको ऐसे ही क्यों +1 करना है। तो चलो देखते हैं क्यों हमको करना होगा। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में 0 था, हम लोगों ने 0 + 1 कर दिया, 0 प्लस ओहो 0 + 1 कर दिया। 0 और 1 का जब मैं मिनिमम निकालूंगा इन्फिनिटी के साथ में तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगली वाली बार में अब जो मेरे पास में रिज़ल्ट की वैल्यू है ना, रिज़ल्ट की वैल्यू हो चुकी है 1। कितनी हो चुकी है, रिज़ल्ट की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब पहली आइट्रेशन तो काम ही नहीं करी i = 0 के लिए, ठीक है। दूसरी वाली आइट्रेशन काम करी थी और मेरे को रिज़ल्ट की वैल्यू अपडेट करके कर चुकी है 1। i = 1 वाली जो आइट्रेशन है वो रिज़ल्ट की वैल्यू को घटा करके 1 कर चुकी है। अब i = 2 देखना होगा कि क्या एक आंसर दे पाएगी जो 1 से ज़्यादा छोटा हो, या फिर 1 हो, या फिर 1 से बड़ा हो। अगर ये 1 से छोटा कोई आंसर दे पाती है तो हम लोग रिज़ल्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, और अगर ये 1 से छोटा नहीं दे पाई तो रिज़ल्ट की वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ वाले केस को सॉल्व करके हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, कलर चेंज करके। कलर कौन सा लूँ, ग्रीन वाला। इस वाले केस को सॉल्व करने के बाद में मेरी जो रिज़ल्ट की वैल्यू है वो हो चुकी है अब 1, ठीक है। और आपको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एक फॉर लूप में, एक आइट्रेशन में हम लोग अगर कोई चेंज, अगर पहली आइट्रेशन कोई चेंज कर दिया तो वो दूसरी वाली आइट्रेशन में भी वो चेंज रहता है। जैसा कि हम लोगों ने इस वाले एग्जांपल में देखा ही था कि जब हम लोगों ने हमारी i = 0 वाली आइट्रेशन में चेंज, हमारी जब i = 0 वाली आइट्रेशन चल रही थी तो उसने मिनिमम में कुछ चेंज लाया था, MINN में कुछ चेंज लाया था। वही वाला चेंज हमारे i = 2 में भी रहा था। चेंज ला कर के पहले वो 3 हो गया था, अगली वाली बार में वो 3 और 1 के मिनिमम में वो फिर 1 हो गया था, और फिर 1 और 4 के मिनिमम में वो 1 ही रहा था, है ना। तो वही वाली चीज़ मेरी यहाँ पर भी हो रही है। पहले जो मेरी रिज़ल्ट की वैल्यू थी वो पहले इन्फिनिटी हुआ करती थी, 1 i = 0 तो चला ही नहीं, i = 1 पे वो चेंज होकर के इन्फिनिटी से 1 हो गई, इन्फिनिटी से। अब i = 2 वाले पर, i = 2 वाले पर ये रिज़ल्ट कौन सा यूज़ करने वाला है, ये रिज़ल्ट = मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा मिनिमम ऑफ रिज़ल्ट कॉमा सब रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट कौन सा है, जो पुरानी वाली आइट्रेशन ऑलरेडी चेंज कर चुकी है, और अगर ये फर्स्ट आइट्रेशन होती तो फिर इन्फिनिटी होती। सेकेंड आइट्रेशन पर जो भी वो फर्स्ट वाली आइट्रेशन चेंज कर चुकी है। तो मेरे पास में अभी रिज़ल्ट की वैल्यू तो 1 चल रही है भाई, ठीक है। रिज़ल्ट की वैल्यू तो मेरे पास में चल रही है अभी 1, लेटेस्ट वैल्यू। सब रिज़ल्ट की वैल्यू मेरे पास में क्या है देखूँ तो 1 है, 1 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, 1 और 1 का निकालूँगा क्या, नहीं 1 और 1 का नहीं निकालूँगा, 1 और 1 + 1 का निकालूँगा। 1 + 1 क्यों, देखो मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को, यहाँ पर मैंने आप लोगों को +1 करके बताया था। ये देख लो, सब रिज़ल्ट में मैंने +1 करके बताया था कि नहीं बताया था। सब रिज़ल्ट में मैंने +1 करके बताया था कि हम लोग ऊपर जब जाएंगे, जब हम लोग 5 से 10 की तरफ में जाएंगे, देखो 1 कॉइन तो कब यूज़ हुआ है, 5 के नीचे का सॉल्व करके 0 बनाने के लिए। 5 को सॉल्व करके 0 बनाने के लिए मेरे को 1 कॉइन तो यूज़ होगा ही होगा, मिनिमम नंबर।
पर 5 को जब मुझे 10 के पास में लेके आना है तभी भी तो मैं एक कॉइन यूज़ करूँगा ना। तो इसलिए मैंने 5 को 10 बनाने के लिए एक कॉइन को एक्स्ट्रा यूज़ किया है। i=0 वाले केस में, i=1 वाले केस में यहाँ पर मेरे पास में 0 मिल रहा है डायरेक्टली। जब मेरे को 0 को 10 बनाना था तब मेरे को एक 10 रुपये का सिक्के की ज़रूरत थी, एक 10 रुपये के कॉइन की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी एक +1 किया हुआ था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये +1 मैंने क्यों किया हुआ है। तो मैं 1,2 का मिनिमम निकाल लेता हूँ, जो कि मेरे को रिज़ल्ट की वैल्यू अभी भी 1 नहीं देगा। ठीक है, रिज़ल्ट की वैल्यू अभी भी 1 नहीं रहेगी मेरी। जब मेरी ये पूरी फॉर लूप ख़त्म हो जाएगी, पूरी फॉर लूप ख़त्म हो गई, तो फिर मेरे पास में रिज़ल्ट की जो फाइनल वैल्यू रही, उस फाइनल वैल्यू को मैं बोल दूंगा, यानी कि इस 1 को बोल दूंगा कि वही है इसका आंसर। ठीक है, 10 रुपये का अगर आपके पास में सम की वैल्यू 10 है तो आपको सम की वैल्यू 10 को 0 बनाने के लिए एक 10 रुपये के कॉइन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ वाले चीज़ को हम वापस से देख लेते हैं एक बार। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैं आप लोगों को सीधा क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, आसानी रहे, क्योंकि एरे का तो आपको मिनिमम वगैरह निकालना आता होगा, लेकिन पर अभी जो मैं बता रहा हूँ रिकर्शन, वो हो सकता है कि आप लोग विजुअलाइज ना कर पाओ। इसलिए मैं उस प्रॉब्लम को एक छोटी प्रॉब्लम से सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको ये सब समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देख ली कि मेरे पास में एक फॉर लूप लगाऊंगा, एक यहाँ पर ये बनाऊंगा, ये मेरी पहली लाइन होगी। ठीक है, फिर मेरे पास में एक फॉर लूप आएगा, फॉर लूप मेरी ये दूसरी लाइन होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू इंट मैक्सिमम। ये मेरी फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हो गया। सेकेंड लाइन ऑफ कोड मैं एक फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस। ये मेरी सेकेंड लाइन ऑफ कोड हो गई। थर्ड लाइन ऑफ कोड यहाँ पर ये हो गया। चलो, फोर्थ लाइन ऑफ कोड क्या हो गया मेरे पास। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं एक नेगेटिव नंबर को सॉल्व करूँ, तो उसके लिए अब मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ भाई। कंडीशन मेरी क्या होगी वो भी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इफ़ वैल्यू माइनस कॉइन आई, देख लो कि भाई नेगेटिव तो नहीं है कहीं। नेगेटिव अगर नहीं आ रहा है तो उस वाले केस में आप आगे सॉल्व करो। फिफ्थ लाइन ऑफ कोड को हम लोग क्या लें, ये ले लेते हैं। सिक्स्थ लाइन क्या होगी भाई, सिक्स्थ लाइन हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे पास में जो भी एक ब्रांच को सॉल्व करके रिज़ल्ट आ रहा है उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर सॉल्व करके रख लूँ। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर सॉल्व करके रख लूँ। अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरे पास में एक प्रॉब्लम थी, कलर चेंज करके बताता हूँ, ब्लू कलर ले लिया। ये मेरे पास में एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये है मेरे पास में प्रॉब्लम, ये देखो प्रॉब्लम लिखा हुआ है। ये उस प्रॉब्लम के छोटे छोटे हैं सब प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम, और ये वाली सब प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर पाई, ये आगे चलेगी ही नहीं, वो कंडीशन से ही रुक गई। ये एक सब प्रॉब्लम बनेगी, ये एक सब प्रॉब्लम बनेगी। अब इस सब प्रॉब्लम का आंसर देखो 0 आया हुआ है, देख पा रहे हो 0 आया हुआ है। और इस वाली सब प्रॉब्लम का आंसर क्या आया हुआ है, इस वाली सब प्रॉब्लम का आंसर मेरे पास में f(5) का आंसर मेरे पास में 1 आया हुआ है। ठीक है, और मेरे को करना क्या है भाई, मेरे को देखो ये करना है, यहाँ देखो मेरे को करना है रिजल्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा सब रिजल्ट +1। ठीक है,
ये वाली लाइन मेरे को करनी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक कॉर्नर केस है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा जो कोड है वो सही से लिख पाए हम लोग। ये वाली लाइन तो हम लोगों ने लिख दी, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा सब रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट हमारे पास में इन्फाइनाइट चल रहा था, जो पहली आइट्रेशन को सॉल्व करेगा उसका मिनिमम निकालेंगे हम, फिर उसको ही हम लोग नया रिजल्ट बना देंगे, फिर दूसरी आइट्रेशन का निकालेंगे। दूसरी आइट्रेशन का आंसर जो कि यहाँ पर ज़ीरो आ रहा था, तो ज़ीरो और उसको हम लोग, ज़ीरो हमारी सब आइट्रेशन का आंसर हो गया। और फिर हम लोग रिज़ल्ट को वो कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, मतलब मिनिमम करके चेक कर रहे थे। तो वो अगर छोटा आ गया तो फिर हमारे पास में रिज़ल्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और बड़ा आ गया तो रिज़ल्ट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। फिर उसी वाले रिज़ल्ट को हम लोग अगली वाली प्रॉब्लम के लिए भी यूज़ कर रहे थे। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो फिर ये एक क्वेश्चन कर लेना खुद से, एरे का वो निकालने, एरे का मिनिमम निकालने का, ठीक है। ये वाली चीज़ खुद से ट्राई कर लेना अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। अगर भजन की तरह सुनोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है। फिर वीडियो को डिसलाइक दे के जाओगे, लोल। तो फिर हम लोग सोच क्या रहे थे भाई, कि हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई मैं ऐसा कर लेता हूँ, सब रिज़ल्ट को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लेता हूँ। सब रिज़ल्ट मेरे पास में क्या है, वो वाला फंक्शन का नाम f, और बाद में कॉइन्स जो कि मेरे पास में एरे है, और कॉइन्स के बाद में n, और फिर जो भी वैल्यू मेरे पास में चल रही है, लेटेस्ट वैल्यू क्या चलेगी मेरे पास में, वैल्यू माइनस कॉइन, वैल्यू माइनस, ये माइनस का साइन है, ठीक है, कॉइन आई, ये माइनस लिखा हुआ है, वैल्यू माइनस कॉइन आई लिखा है मैंने, ठीक है। ये एक साथ है, ये एक साथ है। कलर चेंज कर देता हूँ वरना लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। वैल्यू माइनस कॉइन आई, ये मेरे पास में तीसरा पैरामीटर हो गया। ये क्या हो गया मेरे पास में, सब रिज़ल्ट हो गया। ये मेरे पास में पूरा का पूरा एक सब रिज़ल्ट हो गया। सब रिज़ल्ट क्या है, ये सब रिज़ल्ट है, ये एक प्रॉब्लम का ये एक सब रिज़ल्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते थे भाई, यहाँ पे अब एक सब रिज़ल्ट निकाल लो, निकाल लिया सब रिज़ल्ट। तो अब आप क्या करो, अब आप 7th वाली लाइन पर जा कर के रिज़ल्ट को, ये जो आपने रिज़ल्ट लिखा है, रिज़ल्ट को मिनिमम कर दो सब रिज़ल्ट के, RES कॉमा सब RES, ठीक है। ये कर दो, और उसके बाद में यहाँ पर इसको बंद कर दो, यहाँ पर फिर इसको बंद कर दो, 8 9। तो ये मेरे पास में हो गया कोड तैयार, ठीक है, अपने रिकर्सिव सॉल्यूशन का। पर यहाँ पर एक बेस केस भी अब आप चाहो तो जोड़ लो, मैं लिख भी देता हूँ। बेस केस मेरे पास में ये था कि इफ़ सम, या फिर मैं यहाँ पर तो मैं वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ, तो इफ़ वैल इज़ इक्वल टू ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो कर दो। अगर ये है तो फिर रिटर्न कर दो ज़ीरो, थोड़ा आगे की तरफ में। और फंक्शन मेरे पास में क्या चल रहा था, फंक्शन जैसे मान लो मैंने एक बना दिया इंट टाइप का ही बनाऊँगा ना मैं, कि मेरे पास में कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ कॉइन आ रहा है, तो मैं इंटीजर भी बनाऊँगा ना, तो FUN लिख देता हूँ जैसे फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम मैंने FUN लिख दिया, गेट मिनी लिख देता हूँ, चलो F लिख देता हूँ। आप लोग समझ जाना कि ये एक फंक्शन है गेट मिनिमम का, गेट मिनिमम नाम का ये एक फंक्शन है। वो थोड़ा छोटा रहेगा ना, F लिखना आसान रहेगा, इसलिए F लिख रहा हूँ। जो पैरामीटर ले रहा है कॉइन, कितने कॉइन है वो, और वैल्यू क्या चल रही है, VAL क्या चल रहा है वो, ठीक है। और यहाँ से हो गया हुआ है मेरा वो फंक्शन स्टार्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भैया ये तो हो गया फंक्शन मेरा कंप्लीट, ठीक है, ये मेरे पास में हो गया पूरा कंप्लीट। और अब मैं करूँगा क्या, मैं हर फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद में रिटर्न कर दूँगा जो भी मेरे पास में रिज़ल्ट की वैल्यू आई हुई है, और उसके बाद में मैं इसको कर दूँगा बंद, ठीक है। ये 10 वाली लाइन होगी, ये 11 वाली लाइन होगी। अब बोलोगे कि ऐसे कर सकते हैं, पर मैं बोलूँगा कि एक केस आप फिर इस कोड से सॉल्व करके दिखाओ कि अगर मेरे पास में सम है मेरे पास में 5, और मेरे को एक एरे दिया हुआ है 2 2 और 2 का। अब इससे मेरे को 5 बना के दिखा दो, आप प्लीज़ बना के दिखा दो मेरे को, 5 बना के दिखा दोगे बना के? तो आप लोग क्या करोगे भाई, आप लोग बोलोगे बना के दिखा देते भाई। हम लोगों ने 5 ले लिया, 5 में से हम लोगों ने -2 कर दिया। यहाँ पे मेरे को मिल गया 3 3 3। अब उसके बाद में आपने बोला कि भाई यहाँ पर -2 कर देते हैं, तो मैंने बोला करो। तो आपने बोला कि आंसर आ गया है 711। मैंने बोला कि और करो सॉल्व, आपने बोला लो और कर देते हैं। तो फिर यहाँ से मेरे को आंसर मिलने लगा नेगेटिव 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 नेगेटिव। हर जगह से मेरे को क्या मिल रहा है, नेगेटिव 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 मिल रहा है। अब जब मेरे को नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, मेरे को अगर नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ये वाली जो कंडीशन है पहले, ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, है ना। नेगेटिव मिल रहा है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये जो अंदर का पार्ट है ये कभी चलेगा ही नहीं, ये वाला अंदर का पार्ट कभी चलेगा ही नहीं। तो जो मेरे पास में रिजल्ट, तो फिर मेरे पास में डायरेक्टली रिटर्न रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली रिटर्न रिज़ल्ट हो जाएगा। और रिज़ल्ट मेरे पास में कितना था, इंट मैक्सिमम था, ठीक है, इंट मैक्सिमम था। तो उस वाले केस में क्या होगा कि आपके जो सब रिज़ल्ट है ना, सब रिज़ल्ट की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट मिल जाएगी, ठीक है। उस वाले केस में आपकी जो ये रिज़ल्ट की वैल्यू है ना, अरे कलर ही चेंज नहीं हो रहा, बड़ा बदतमीज है। तो फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि इंट मैक्सिमम मिल गई। इंट मैक्सिमम कैसे मिल गई, एक और बार बता देता हूँ, कोई बात नहीं, एक और बार बता। आपके पास में ये वाला पार्ट पहले ट्रू हो गया था, जबकि उन्हें 5 को रिड्यूस किया था 5 - 2 के टाइम पर। फिर आपने का ये वाला पार्ट फिर से ट्रू हो गया था 3 - 2 के टाइम पर, और 1 - 2 वाले टाइम पर ये वाला पार्ट काम नहीं करा था आपका, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आपका काम नहीं किया था। 5 - 2 वाले के टाइम पर जब आपके पास में 3 बनते हैं, 5 - 2 3 होता है, तो 5 - 2 जब 3 था तब मैंने ये वाला फंक्शन कॉल को चलाया था फर्स्ट टाइम। फिर उसने 3 - 2 को बुलाया था, 3 - 2 1 होता है मेरे पास। तो फिर ये वाले का भी मतलब एक स्टैक, आप इसको ऐसे समझो, पहले मैंने यहाँ पे बुलाया था किसको, फंक्शन ऑफ 5 को, फिर मैंने बुलाया था फंक्शन ऑफ 3 को, फिर मैंने बुलाया था फंक्शन ऑफ 1 को। फिर उसके बाद में फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई थी, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू तो मेरे को मिल गई है अब इनफाइनाइट मिल गई है, क्योंकि ये वाला कंडीशन फॉल्स हो गया। यही वाली जब कंडीशन मेरी 1 - 2 यानी कि -1 के लिए जब नेगेटिव होगी, फॉल्स होगी, तो ये वाली कंडीशन कभी काम ही नहीं करी। तो जब ये कंडीशन काम ही नहीं करी, तो इस कंडीशन के अंदर जो लिखा है वो भी कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, ये वाला पार्ट कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, ये वाला पार्ट कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो रिज़ल्ट की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं हुई। और रिज़ल्ट की वैल्यू कभी अपडेट ही नहीं हुई, तो रिज़ल्ट की वैल्यू फिर लास्ट में जब रिटर्न रिज़ल्ट किया तो क्या रिटर्न हुआ, इंट मैक्सिमम, या फिर मैं ऐसे ही सरल भाषा में लेमन लैंग्वेज में इनफाइनाइट बोल दे रहा हूँ, इनफाइनाइट मेरे पास में रिटर्न हो गया, ठीक है। समझने के लिए लिख दिया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, पता ही होगा आप लोगों को, इंटीजर की भी अपनी एक रेंज होती है, 4 बाइट का ही होता है जीसीसी में। तो फिर यहाँ पे मेरे पास में इनफाइनाइट रिटर्न हो गया। अब भाई इनफाइनाइट रिटर्न हो गया है मेरे पास में यहाँ पर,
ये इनफाइनाइट मेरे पास में रिटर्न हो गया है। तो कहाँ गया, ये देखो, ये वाली चीज़ की f(1) की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास में इनफाइनाइट हो गई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो मेरे पास में सब रिज़ल्ट है, सब रिज़ल्ट इसकी वैल्यू तो मेरे पास में हो गई इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को मैं इतना बताया तब भी यहाँ पे +1 छूट गया। चलो अब सब लोगों को याद रहेगा, ये अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर +1 था, ये अब सबको याद रहेगा। तो अब मैं इनफाइनाइट +1 को इनफाइनाइट के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट +1 को इनफाइनाइट के साथ में कंपेयर कर रहा हूँ। आप बोलोगे बहुत ही आसान है, ये तो मिनिमम निकालना है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट +1 का। तो लो आ गया आंसर इनफाइनाइट, टेन टेन। तो मैं बोलूँगा कि भाई ये तो मैथ्स वाली बात होगी, ठीक है, ये तो मैथ्स वाली बात होगी। इंट मिनिमम की कोई वैल्यू होती है भाई, जैसे मान लो 9999 मान लो, ठीक है, यही होती है भाई इंट मैक्सिमम की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कि होगी मान लो कि 9999 होगी। अब मैं इसको जैसे ही +1 करूँगा भाई गड़बड़ नहीं हो जाएगी, वो बोलेगा भाई ये जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे कि मान लो 99 होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर मैं +1 करूँगा तो 100 हो जाएगा। 100 को बोलेगा कि भाई मैं पहचानता ही नहीं हूँ, कौन है ये 100, मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। 100 को तो वो सेव ही नहीं कर सकता ना अपने अंदर। तो फिर मेरे को क्या मिल जाएगा, ERR मिल जाएगा। मैथ्स में तो चल जाते हो, लेकिन पर यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा एरर, क्योंकि इंट मैक्सिमम जो है, इंट मैक्सिमम वो अपने आप में ही मैक्सिमम वैल्यू है। आप उस मैक्सिमम वैल्यू में 1 ऐड कैसे कर सकते हो, तो एरर आएगा ना। मैक्सिमम वैल्यू में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो एरर हो गया। तो इसलिए इस एरर से बचाने के लिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, इसके नीचे इन दोनों के बीच में एक कंडीशन डालनी पड़ेगी कि इफ़ अगर मेरे पास में इनफाइनाइट +1 + इनफाइनाइट का केस आ रहा है, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग तो मैं इनफाइनाइट लिख दूँगा। पर मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोग इंट मैक्सिमम कॉमा 1 + इंट मैक्सिमम को सॉल्व नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ एरर देगी। इसलिए मैं इनफाइनाइट + इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही रहने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ़ सब रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, मेरा मतलब इंट मिनिमम इंट मैक्सिमम INT मैक्स, अगर ये मेरे पास में सब रिज़ल्ट अगर मैक्सिमम नहीं है तो ही आप इस वाले केस को अप्लाई करो, ठीक है, तो ही आप इस वाले केस को अप्लाई करो, समझ गए ना। तो अपनी यहाँ वाली लाइन में एक लाइन और एक्स्ट्रा डाल देना, ठीक है, 6.5 ये वाली लाइन डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी भाई। अब हम लोग इसका फाइनली कोड देख लेते हैं, एक और बार मैं समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। मेरे पास में एक फंक्शन था कॉइन नाम का, एक गेट मिन फंक्शन था जिसको मैंने F लिख लिया अपनी सहूलियत के लिए, ताकि मैं फटाफट लिख पाऊँ। मेरे पास में बेस केस वैल्यू इक्वल टू 0 पर रिटर्न आप 0 कर दो, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने यूज़ हुए वो गिनने हैं। फिर मैंने बोला कि भाई मैं जैसा एक एरे में निकालता हूँ, यहाँ पर इंट मैक्स करके एक वेरिएबल को, उसी तरीके से मैं यहाँ पर रिज़ल्ट को उसी तरीके से मैं यहाँ पर रिज़ल्ट को लिख देता हूँ, ठीक है। कलर कलर करके लिख दूँ क्या, तब समझ में आएगा। कलर करके लिख देता हूँ, ठीक है, लो अब आया समझ में, ठीक है, वेरी गुड, आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने बोला भाई कि यहाँ पर मैक्सिमम कैसे निकालता था मैं एक एरे में, फॉर लूप लगा के लिखता था मैंने बोला लो फॉर लूप लगा दी। फिर क्या करना है हमको, कलर चेंज करना है पेन का,
कलर चेंज कर दिया। अब हम लोग आगे चल सकते हैं। मैंने बोला भाई यहाँ पर मैं एक मिनिमम निकालता था, ठीक है। मैं पूरे एरे को आइटरेट करता था, फिर मैं अपने जो मिनिमम की वैल्यू थी या फिर रिज़ल्ट की वैल्यू थी, उस रिज़ल्ट की वैल्यू को या मिनिमम की वैल्यू को अपडेट करता आता था। तो मैंने ये वाले स्टेप को कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस मैंने ऊपर की तरफ में लगाई हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये है कि जब मेरे पास में जब मेरे पास में कॉइन की वैल्यू माइनस कॉइन की वैल्यू पॉजिटिव रहे या तो ज़ीरो रहे, उसी वाले केस में आप जाओ। अदरवाइज़ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता उस वाले केस में आपको सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे कि ये वाले केस में आपको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, इस वाले केस में आपको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप नेगेटिव में से कोई वैल्यू को रिड्यूस करोगे तो पॉजिटिव तो बनेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन लगाई हुई है, ये वाली कंडीशन लगाई हुई है। क्यों लगाई थी मैंने ये वाली कंडीशन? क्योंकि एक नेगेटिव नंबर में से मैं अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो फिर वो और भी ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, कोई सेंस नहीं बनती वैसा करने की। मैंने एक कंडीशन, उसके बाद में मैंने बोला कि मैं अपने रिज़ल्ट को, ये मेरे पास में एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम की कुछ सब प्रॉब्लम्स थी, उन सब प्रॉब्लम से कुछ मेरे को आंसर मिल रहा था। वो आंसर, वो जो सब रिज़ल्ट है, उन आंसर को मैं सब रिज़ल्ट बोलता हूँ। और उन सब रिज़ल्ट्स को मैं बार बार कंपेयर करते जाऊंगा रिज़ल्ट के साथ में अपने सब रिज़ल्ट्स को कंपेयर करता जाऊंगा। और फिर मेरे पास में जब ये पूरा का पूरा एरे आइट्रेट हो जाएगा 3 एलिमेंट्स का, i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2 के लिए, तो मेरे पास में फाइनल में जो रिज़ल्ट की वैल्यू होगी वही मेरे पास में इस पूरे का मिनिमम होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब ये बताया था कि रिज़ल्ट में आपको +1 करना है, +1 करना है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को जब यहाँ से आप लोग ऊपर जाओगे वापस 5 को जब आप लोग 10 बनाओगे, तब आपको इस एक कॉइन में एक और कॉइन और डालना पड़ जाएगा। जब आप लोग 0 को 10 बनाओगे तब आपको एक कॉइन, पहले जो आंसर चल रहा था आपका सब रिज़ल्ट चल रहा था जो कि 0 ही चल रहा था इस वाले केस में, तो उसमें आपको 0 में और 1 डालना पड़ गया, तो 0 + 1 1 हो गया। यहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी 1 था, लेकिन फिर आपको 5 को 10 तक लेके जाने के लिए एक और 5 रुपये का कॉइन लग रहा था, तो आपने वापस से 1 को ऐड कर दिया अपने सब रिज़ल्ट में। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है +1, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है +1। और यहाँ पे मैंने ये वाली कंडीशन लास्ट में लगाई थी। ये वाली कंडीशन क्यों लगाई हुई है भाई? ये वाली कंडीशन इसलिए लगाई है क्योंकि जो मेरे पास में सब रिज़ल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं एक प्रॉब्लम के, जो मेरे पास में सब प्रॉब्लम के रिज़ल्ट मिल रहे हैं, वो कई बार हो सकता है कि नेगेटिव आ जाए, हो सकता है कि ऐसे केसों में नेगेटिव आ जाए। इन सब का नेगेटिव है तो यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इन सब का भी रिज़ल्ट नेगेटिव, यहाँ पे भी सबका नेगेटिव, और ये क्या देंगे फिर, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मेरे पास में क्या हो जाएगा, उन वाले केसों में मेरे पास में सब रिज़ल्ट जो है मेरे पास में हर बार नेगेटिव आता जाएगा। और नेगेटिव आएगा तो ये वाली लूप चलेगी नहीं, ये वाला पार्ट फॉल्स होता रहेगा हर बार, ये वाला पार्ट फॉल्स होता रहेगा, और हर बार फॉल्स होता रहेगा। ये वाला पार्ट जब मेरे पास में हर बार फॉल्स होता रहेगा तो चलेगी ही नहीं, तो मेरे पास में सीधा इंट रिज़ल्ट कभी अपडेट, जो मेरे पास में रिज़ल्ट है वो कभी अपडेट हो ही नहीं पाएगा, और रिज़ल्ट वापस से इंट मैक्सिमम हो जाएगा। और इंट मैक्सिमम जो मेरे पास में रिज़ल्ट है, इंट मैक्सिमम जो मेरा रिज़ल्ट है वो फिर यहाँ पर इंट मैक्सिमम जो मेरा रिज़ल्ट है, ये इंट मैक्सिमम जो मेरा रिज़ल्ट है वो इंट मैक्सिमम +1 हो जाता है यहाँ पर आकर के। इंट मैक्सिमम +1
कंप्यूटर साइंस में मेरे को एरर देगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू में मैं 1 ऐड कर रहा हूँ। देखिए पर मैथ्स के अकॉर्डिंग जब मैं इन्फाइनाइट प्लस 1 करूँगा तो मेरे को आंसर इन्फाइनाइट ही मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली कंडीशन डाली है कि जब आपके पास में ऑलरेडी इन्फाइनाइट है ही आंसर, तो इन्फाइनाइट में इन्फाइनाइट प्लस 1 मत करो, एरर आ जाएगा। आप उसको सीधा ही इन्फाइनाइट का इन्फाइनाइट ही रहने दो, ठीक है। और इंट मैक्सिमम क्या है? इंट मैक्सिमम मेरे पास में इनवैलिड वैल्यू है, मतलब कि हम लोगों को कोई भी तरीका मिल नहीं पाया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे पास में आंसर क्या आएगा? इंट मैक्सिमम आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा इंट मैक्सिमम। ये आंसर मेरे को मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे को कोई भी वैलिड आंसर मिला नहीं, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ और कर सकते हो कि आप लोग पहले आप लोगों ने ये एक फ़ंक्शन बना लिया एफ़ का, फिर उसके बाद में आप लोग एक और फंक्शन बना लो F1 नाम का, और सेम टू सेम पैरामीटर्स को आप इनपुट कर लो दोनों में, मतलब सेम पैरामीटर ही रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास में कॉइन, यहाँ पर हमारे पास में n, यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू, ये v लग रहा है क्या, वैल्यू। और यहाँ से आप बुला लो फंक्शन f वाले, वो f फंक्शन को बुला लो और एक कंडीशन डालो, इफ़ यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में सेव कर लो, इंटीजर t नाम करके वेरिएबल में इस f की वैल्यू को आप स्टोर कर लो, ठीक है। f की वैल्यू को स्टोर कर ली। इफ़ t इज़ इक्वल टू 0, सॉरी इंट मैक्सिमम, इंट मैक्स, ये इंट मैक्स लिखा है मैंने, समझ जाना सब लोग। इफ़ t इज़ इक्वल्स टू इंट मैक्सिमम, तो आप क्या कर दो, तो आप कर दो रिटर्न -1, रिटर्न -1। तो इसके ये हो जाएगा कि भाई जो हमारे पास में इंट मैक्सिमम था वो हम लोगों ने उसको डील कर दिया, उस वाली चीज़ को। अगर हम ऊपर वाली जगह पे नहीं कर सकते थे तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया कि इंट मैक्सिमम को -1 कर दिया। और एल्स वाले पार्ट में आप लोग नॉर्मली लिख सकते हो कि भाई रिटर्न जो भी मेरे पास में आंसर आएगा, रिटर्न t, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग चाहें तो सॉल्यूशन देख सकते हैं रिकर्सिव वाला। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे भाई, सबसे पहले हम लोगों ने कॉइन का एक ये ले लिया, n ले लिया, वैल्यू ले ली, और उसके बाद में हम लोगों ने बेस केस लगा दिया, वैल्यू इक्वल टू 0 जब हो जाए तो रिटर्न 0 कर देना, क्योंकि यही मेरे पास में तरीका होता है मैक्सिमम को काउंट करने का। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भाई एक एरे का हम लोग मैक्सिमम निकालने के लिए तरीका क्या रखते हैं, रिज़ल्ट को पहले मैक्सिमम कर लेते हैं और फिर बाद में उसका मिनिमम इस तरीके से मिनिमम निकालते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन तो एक एरे का मिनिमम निकालने वाली है, ये वाली लाइन एक एरे का मिनिमम निकालने वाली है, ये वाली लाइन एक एरे का मिनिमम निकालने वाली है, ये वाली लाइन एक एरे का मिनिमम निकाल करके उसको रिटर्न करने वाली है, ये वाली लाइन तो क्वेश्चन की लाइन है। ये एक सिंपल सा बेस केस है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेस केस है ये। तो इतनी लाइन तो आपकी मतलब ऑब्वियस है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने आपको बताई थी कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि इनफाइनाइट प्लस 1 जो है वो मेरा पास में घपला कर देगा, इसलिए मेरे पास में ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं सब रिज़ल्ट अगर मान लो कभी मेरे पास में नेगेटिव आ गया है, सब रिज़ल्ट अगर कभी नेगेटिव आ गया है तो उसको मैं तो नेगेटिव आने के वाले केस में मेरे को जो सब रिज़ल्ट कह रहा हूँ, गेट मीन की
अगर मेरे पास में मान लो कभी सब रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया, ठीक है, सब रिज़ल्ट के नेगेटिव आने पर मेरे को जो वैल्यू रिटर्न होने वाली है सब रिज़ल्ट के अंदर वो होगी इंट मैक्सिमम, क्योंकि ये वाला केस कभी, क्योंकि ये सारा लाइन जो है वो कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है, इन सब का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो सीधा मेरे को इंट मैक्सिमम से यहाँ के इंट मैक्सिमम से इंट मैक्सिमम मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, यहाँ से मेरे को सीधा ये मिल जाएगा, यहाँ से कभी अपडेट होगा ही नहीं रिज़ल्ट, तो मेरे पास में घपला हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन लिखी थी। फिर ये वाली लाइन मैंने क्यों लिखी थी भाई, क्योंकि जब मेरे पास में एफ ऑफ नेगेटिव है तो मैं उसको सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, नेगेटिव चीज़ों को मैं सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उनको सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी थी। और ये सब, ये गेट मिन, ये क्या काम कर रहा है मेरे पास में, ये मेरे को हर बार वैल्यू हर बार जो भी मेरे पास में अपने, जो मेरे पास में सब रिज़ल्ट है सब रिज़ल्ट निकाल करके दे रहा है, ठीक है। तो पूरा कोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से वाला कोड काम करता है। अगर मेरे पास में 30 है तो 30 फिर 5 में टूट जाएगा, 20 में 5, फिर इसमें यहाँ से एक ज़ीरो मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में पहले ये ऐसे करके काम करेगा, पहले ये फिर यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर वो इधर पे जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास में एक नई फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये एक नई आइट्रेशन का पार्ट है, ये वाली चीज़ एक नई आइट्रेशन का पार्ट है। फिर ये यहाँ पर आएगी, यहाँ पर कुछ और आइट्रेशन, यहाँ मतलब ये जो है 10 के लिए 2 आइट्रेशंस हो रही है मेरे पास में, एक आइट्रेशन इनवैलिड हो गई। 5 के लिए एक ही आइट्रेशन हो रही है, बाकी 2 इनवैलिड हो गई। तो यहाँ से मेरे को कुछ आंसर मिल गया। फिर उसके बाद में मैंने इन दोनों आंसर्स को कंपेयर कर लिया, ठीक है, इन दोनों आंसर को कंपेयर कर लिया और फिर इनका जो भी मतलब मेरे को मिनिमम मिला वो मैंने ऊपर भेज दिया 10 के पास में। फिर 10 के बाद में वो 20 के पास में गया। जब मैंने ये 5 का भी निकाल लिया तो मैंने 10 का भी निकाल लिया, 5 का भी निकाल लिया, ये वाली आइट्रेशन पूरी कंप्लीट हो गई। इस पूरी आइट्रेशन में जो भी मेरे पास है मिनिमम चीज़ आई वाली चीज़ को मैंने अपने पास में नोट करके रख लिया और वही वाली चीज़ को मैंने 20 के पास से भेज दिया। अब यहाँ पर ये पूरी चीज़ सेम आइट्रेशन का पार्ट थी, ये वाली पूरी चीज़ सेम आइट्रेशन का पार्ट थी। तो अब ये 25 के पास में गया, 25 जो था वो और टूट सकता था, तो फिर वो और टूट गया किस में, 0 में, 15 में और 10 में टूट गया। जो 15 था वो और पोटेंशियल रखता है टूटने का, तो फिर वो 10 में और 10 में टूट गया। ये 2 आइट्रेशन हुई, ये 2 आइट्रेशन हुई। फिर उसके बाद में लेकिन पर 10 अभी भी रुकी नहीं है क्योंकि 10 में और टूट सकती है। फिर ये 5 अभी भी रुकी नहीं है क्योंकि ये और टूट सकती है। तो जब ये और पूरी टूट गई तो फिर इसने अपनी वैल्यू को यहाँ पर भेज दिया। फिर उसके बाद में मैंने इन दोनों वैल्यूज़ का मिनिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल करके इसमें भेज दिया। फिर उसके बाद में मैंने इन दोनों ये जो मेरी आइट्रेशन चल रही थी तो इसका मैंने मिनिमम निकाल लिया और फिर 15 को भेज दिया। अब 15 के बाद में मेरे पास में यहाँ पे आई इक्वल टू, ये किसकी आइट्रेशन थी, ये आई इक्वल टू 0 वाले की थी, या आई इक्वल टू 1 वाले की थी, आई इक्वल टू 2 वाले की थी। तो फिर आई इक्वल टू 2 वाली में यहाँ पर चला गया, ठीक है, इसने 2 आइट्रेशन कर दी। फिर उसके बाद में जो 5 है, 5 ने एक और आइट्रेशन कर दी 0। फिर 0 के बाद में 0 को तो रिटर्न 0 हो गया। फिर उसके बाद में ये वाली है जो आइट्रेशन थी मेरी, ये पूरी एक लाइन की कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट हो गई मेरी। फिर उसके बाद में इस वाली आइट्रेशन से जो मेरे को मिला वो मैंने यहाँ पर कर दिया, ऊपर भेज दिया। अब रिज़ल्ट की वैल्यू जो थी मेरे यहाँ पास में इस वाली आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये सब ये वाली नंबर, ये वाली, इससे पहले रिज़ल्ट की वैल्यू थी मेरे पास में इनफाइनाइट। यहाँ से फिर मेरे को कुछ मिल गई तो मैंने यहाँ पर उसको अपडेट कर दिया, इनफाइनाइट से 1 कर दिया, ठीक है, इनफाइनाइट से 1 कर दिया। अब यहाँ से मेरे को जो वैल्यू मिली उसको मेरी कुछ वैल्यू थी, फिर उसके बाद में जैसे 2 मिली तो फिर 2 और
2 और किसका, जैसे मान लो 3 मिली थी, 3 नहीं 2 ही मिलेगी ना, तो 2 जो मिली तो फिर 2 और 1 का मिनिमम क्या होता है, 2 ही होता है, सॉरी 1 ही होता है, तो 1 का 1 ही रह गया। और यहाँ से भी मेरे को वैल्यू मिली थी 1, ठीक है। तो यानी जब कॉल ख़त्म हुई तो फिर बस यही कंपेयर करना बाकी रह गया था। यहाँ पर तो कंपैरिजन हो ही गया था इन दोनों में, इन दोनों का तो कंपैरिजन ऑलरेडी हो ही चुका था। रिज़ल्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 बन ही चुकी थी, ठीक है, रिज़ल्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 बन चुकी थी, और रिज़ल्ट की वैल्यू ऑलरेडी 1 बन चुकी थी। फिर उसके बाद में ये कंप्यूट होने गया था। जब ये भी कंप्यूट होकर के आ गया तो फिर इसकी भी रिज़ल्ट की और सब रिज़ल्ट, जो कि मतलब इसकी वजह से सब रिज़ल्ट आया हुआ है वाला रिज़ल्ट +1 कर दिया और उसका मिनिमम निकाल लिया। तो मिनिमम निकाल करके जो भी मेरे पास में आंसर आ गया उसको मैंने रिटर्न कर दिया, 30 को, और वो वाली थी मेरी वैल्यू 2, ठीक है, क्योंकि मैं सब रिज़ल्ट +1 करता हूँ हमेशा। तो ये मेरे पास में आंसर है 2, समझे। अरे ये कैसे चल रहा है, ओके। सबसे पहले मेरे पास में रिज़ल्ट की वैल्यू थी 0, फिर रिज़ल्ट की वैल्यू थी मेरे पास में, फिर रिज़ल्ट की वैल्यू थी, पहले रिज़ल्ट की वैल्यू थी इनफाइनाइट, फिर मेरे पास में रिज़ल्ट की वैल्यू यहाँ तक हो गई 1, 1 + 1 2, तो फिर रिज़ल्ट की वैल्यू 2 हो गई थी। अब यहाँ पर मैंने रिज़ल्ट कॉमा सब रिज़ल्ट यहाँ से मेरे को मिल रहा था सब रिज़ल्ट को 2, 2 + 1 यानी कि 3 को किया था, तो मेरी अभी भी वैल्यू 2 ही चल रही थी। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, यहाँ पे रिज़ल्ट कॉमा सब रिज़ल्ट जब किया तो फिर 2, 1 + 1 जब किया तो मेरे को आंसर अभी भी 2 क्या मिलेगा, 2 ही मिला ना, 2 मिला। तो फिर यही मेरे पास में फाइनल आइट्रेशन में यही थी 2 की वैल्यू। तो यही मेरे पास में जब लूप ख़त्म हो गया, ये फॉर लूप i = 1, i = 2, i = 0 वाला, और उसके बाद में वही वाली वैल्यू मेरे पास में i = 2 यहाँ पे रिटर्न होगी। तो मेरे पास में आंसर हो गया 2, ठीक है, ओके। चलो, नहीं आया समझ में कोई पार्ट तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय।